हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं छोटे बच्चों के जैसी होती हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए दो बच्चे हैं तो आपस में झगड़ा होता है। अच्छा तेरे पास 3 टॉफीज है, मेरे पास तो सिर्फ 2। अच्छा ये चीज तेरे पास 4 है, मेरे पास तो इतनी है। तेरे पास सिर्फ 2 है, मेरे पास तो 8 है। तो उनका झगड़ा जो जनरली रहता है वो नंबर पे रहता है। तो ऐसे हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ये भी डिपेंड करती है किस पे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि उनका नेचर। तो अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, हमने किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया, अब सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सोल्यूट आपने क्या लिया है, मान लीजिए पानी है, पानी में आपने सॉल्ट कॉमन NaCl ऐड किया या शुगर को ऐड किया, यूरिया ऐड किया, उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने कितने पार्टिकल्स लिए हैं सॉल्ट के या शुगर के या यूरिया के, उस नंबर से फर्क पड़ेगा। तो ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टोटल हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन इन डिटेल। Let us now discuss about the first colligative property जो कि है relative lowering of vapor pressure। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सपोज हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी लिक्विड हमने ले रखा है सॉल्वेंट, तो अगर ये लिक्विड है तो ये कैसा होगा, तो सॉल्वेंट विल बी वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब दिस कैन इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो सॉल्वेंट के केस में जो पूरा सॉल्वेंट का सरफेस है वो सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल से कवर्ड होगा। हमने सॉल्वेंट लिया तो सरफेस पे भी क्या होगा, सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और सॉल्वेंट है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इवेपोरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं ये सब वेपर्स बनाएंगे, और ये वेपर्स मिलके वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब उसके बाद इसी सॉल्वेंट में हमने एक सोल्यूट ऐड कर दिया, और सोल्यूट कैसा है, द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अब देखिए जो सरफेस है, पहले तो पूरा सरफेस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से कवर्ड था, लेकिन अब क्योंकि उसमें हमने सोल्यूट भी ऐड कर दिया तो ये सॉल्वेंट के साथ साथ जो स्क्वायर से शो किया है वो मान लेते हैं सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो सॉल्वेंट के साथ साथ बीच में कहीं कहीं सोल्यूट आ गया। अब सोल्यूट कैसा है, ये है नॉन वोलेटाइल, ये तो वेपर्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो सरफेस पे जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सब कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में, लेकिन जहां जहां ये हमारे पास स्क्वायर वाले सोल्यूट के पार्टिकल्स है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर्स नहीं बनाएंगे। अब ना तो ये खुद वेपर फॉर्म में जाएंगे, ना अपने नीचे वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देंगे, बिकॉज आपको पता होगा इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इवेपोरेट होते हैं। तो अगर हम दोनों कंडीशंस को कंपेयर करें, सॉल्वेंट के केस में ज्यादा वेपर्स क्रिएट हो रहे थे, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज मोर। लेकिन उसी सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, ये उड़ के जाएगा नहीं, ना दूसरे को जाने देगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के कुछ ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो पाएंगे। तो यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर हो जाता है कम। Now let the partial pressure of pure solvent be P1 तो ये जो कंडीशन है, यहाँ पे सोल्यूट ने तो उड़ के जाना ही नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है जो वेपर्स में कन्वर्ट होगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो यानी कि हमें सिर्फ सॉल्वेंट की बात करने की जरूरत है। तो मान लेते हैं जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 है। प्योर कॉम्पोनेंट को हमेशा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद राउल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर हम यहाँ पे राउल्स लॉ अप्लाई कर दें तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो P1 विल बी प्रोपोर्शनल टू Chi1, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, वो आ जाएगा P1 तो P1 इज इक्वल टू P1 इंटू आ गया Chi1। अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज यानी कि डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि पहले प्रेशर ज्यादा था, अब सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर वो पहले से कम हो गया। तो वही अगर हम चेंज कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा P1 विल बी इक्वल टू P1 माइनस P1। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा ये जब हम चेंज निकाल रहे हैं तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, द बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू। अब ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट हो गया P1, इसमें से माइनस करेंगे पूरे सॉल्यूशन को, तो वो है P1। तो यहाँ पे P1 माइनस ये यहाँ की वैल्यू जो थी P1 की, P1 इंटू Chi1, वो हमने इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद इन दोनों में से P1 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा है 1 माइनस Chi1।
हम कई बार पढ़ चुके हैं chi1 प्लस chi2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 माइनस chi1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू chi2, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया chi2 से। अब क्या है, ये जो डेल्टा P1 है इसको ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं ना, P1 नॉट माइनस P1, और ये किसके इक्वल आ गया, P1 नॉट इंटू chi2 के इक्वल आ गया। इसे छोड़ देते हैं। अब ये जो P1 नॉट है इसको यहाँ ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमें मिल गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू chi2। तो यानी कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दिस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखिए स्टार्टिंग हमने की थी सॉल्वेंट से, क्योंकि प्रेशर जितना भी था वो किसकी वजह से था, सॉल्वेंट की वजह से। लेकिन सॉल्व करते करते हम कहाँ पहुंचे कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कितना सोल्यूट हमने ऐड किया उस पर डिपेंड कर रहा है दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू chi2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, chi2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन। तो जिसका मोल फ्रैक्शन है इसके मोल्स आते हैं न्यूमरेटर में और अपॉन में हमेशा हम लेते हैं टोटल मोल्स। तो chi2 कैन बी रिटन एज N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब मान लेते हैं जो हमारा सोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, यानी कि खूब सारा सॉल्वेंट और थोड़ा सा सोल्यूट हमने उसमें ऐड किया। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो N2 है दैट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम बहुत कम मान रहे हैं इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट। तो ये दिस कैन बी रिटन एज N2 अपॉन N1। ये जो N2 था इसको हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज डाइल्यूट सोल्यूशन है और N1 के कंपैरिजन में N2 की वैल्यू बहुत ही छोटी है। अब N2 अपॉन N1 तक हम पहुंच गए। ये आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N2 कैन बी रिटन एज W2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2 और ये जो N1 है दिस कैन बी रिटन एज W1 इनटू अपॉन आ जाएगा मोलर मास ऑफ 1, वो अपॉन पहुंच गया न्यूमरेटर में। तो ये फाइनल रिजल्ट है विच विल बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। बट एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, जो हमारा ये रिजल्ट है दिस इज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ना डाइल्यूट सॉल्यूशंस, उसी वजह से हमने इस N2 को इग्नोर भी किया था। तो ये जो फाइनल रिजल्ट हमको मिला है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं दे आर रिलेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली, बट समटाइम्स कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। इन दैट केस फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, एक छोटा सा चेंज आपको करना है। यहाँ डाइल्यूट के केस में जो डिनोमिनेटर में P1 नॉट था इसे हम रिप्लेस कर देंगे P1 से और ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो इतना सा डिफरेंस आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आती है कि किस सॉल्यूशन को डाइल्यूट अज्यूम करना है, किसको कंसंट्रेटेड मानना है। तो नॉर्मली क्या होता है 5% से कम अगर कंसंट्रेशन दे रखी है उसे हम लोग डाइल्यूट मान लेते हैं और उससे ज़्यादा वाले को कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, हर जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कई क्वेश्चंस में 2% की कंसंट्रेशन है तब भी उसे कंसंट्रेटेड मान रखा है, कहीं 10% है तब भी उसको डाइल्यूट मान लिया, तो चलेगा। आप डाइल्यूट वाला फॉर्मूला मेनली लर्न करना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस डाइल्यूट वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में, माइन्यूट डिफरेंस आता है। तो यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला, डाइल्यूट वाला फॉर्मूला आप यूज कर लेना, इससे आपका आंसर आ जाएगा। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अगेन हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, इसलिए वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो सरफेस पे जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इवेपोरेट होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सब मिलके वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये जो वेपर प्रेशर होगा दिस विल बी क्वाइट मोर, अच्छी खासी इसकी वैल्यू होगी। बट जब उसी सॉल्वेंट में हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो जो सरफेस था सॉल्वेंट के साथ साथ बीच में कहीं कहीं सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, क्योंकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है वो इवेपोरेट नहीं होगा, तो सिर्फ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे उतने ही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो पाएंगे। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी कंपैरेटिवली लेस। अब यहीं से बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी का भी प्रेशर जो है वो होता है इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ इन द फर्स्ट केस जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, इसका खुद का प्रेशर काफी ज्यादा है, मान लेते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो क्योंकि इसका खुद का प्रेशर ही काफी हाई है, लेट्स से दिस मच, ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर हम इसको हीट कर देंगे तो ये बहुत जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में क्या है, बहुत इसका जो वेपर प्रेशर था वो काफी कम था। अब वेपर प्रेशर कम है, बॉयल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर,
क्योंकि इसका खुद का प्रेशर कम है तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो सकें एंड देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो पहले केस में थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऑन दी अदर हैंड वेपर प्रेशर जब कम है तो हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि हीट ज़्यादा करना पड़ेगा देयरफॉर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि प्योर सॉल्वेंट में जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट जो हमको सोल्यूशन मिलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, यानी कि एलिवेट हो जाता है। तो ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, पहले केस में कैसा था, बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉल्वेंट का कम था, सोल्यूशन का ज्यादा हो गया। तो जब चेंज कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीवी, दैट विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी आपको बताया था ज्यादा माइनस कम करना है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, सोल्यूशन का, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे प्योर सॉल्वेंट। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी के साथ जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो होता है केबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी, ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया एंड दिस हैज टू बी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी क्या होती है, आप बहुत पिछले साल से पढ़ते आ रहे हो क्लास 11 से। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम्स में है तो ठीक है, अगर ये ग्राम्स में होता है तो न्यूमरेटर में हम लोग इनटू 1000 लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी आपको पता ही होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो NB कैन बी रिटन एज WB अपॉन मोलर मास ऑफ B, रेस्ट द थिंग्स आर सेम, इनटू यहाँ 1000 है, अपॉन में क्या है WA। तो दोनों में से जो फॉर्मूला आप चाहे न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो टर्म्स हमने यूज किया उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना डिफरेंस आया, कितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट। स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स मोलैलिटी, WB। अच्छा ये चीज पहले भी आपसे मैंने एक बार डिस्कस की थी, A और B या 1 और 2 अगर लिखा होता है तो याद रखना A या फिर 1 रिप्रेजेंट करता है हमेशा सॉल्वेंट को, B या फिर 2 रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को। तो यहाँ पे WB हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, WA हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल MB हो गया मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब ये जो कांस्टेंट हमने लिया था KB, KB के कई सारे नाम होते हैं। KB इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन। उसके बाद इसको डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम भी कई बार बोर्ड्स में पूछ लेते हैं 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट आ जाएगी केल्विन केजी पर मोल, तो वो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। केबी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी टेम्परेचर किस में आ गया, ये आता है केल्विन में। उसके बाद हमारे पास है अपॉन में केबी, सॉरी अपॉन में मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, लेकिन ये अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा, केजी पर मोल। तो यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो अगेन अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, पूरा सरफेस वोलेटाइल मॉलिक्यूल से कवर्ड होगा, वो सारे उड़ के ऊपर जा सकते हैं, वेपर्स बनाएंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे वहां पे। लेकिन उसी सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, ना तो सोल्यूट जाएगा ना अपने साथ सॉल्वेंट को जाने देगा, तो सरफेस पे थोड़े बहुत जो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रीजिंग की। फ्रीज करना है किसी लिक्विड को, सॉलिड में कन्वर्ट कर देना, फ्रीज कर देना। तो पहले केस में आप देखिए क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उड़ के वेपर फॉर्म में जा चुके हैं, पहले उनको सबको पकड़ के लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर लिक्विड से हम लोग क्या बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के केस में तो बहुत कम पार्टिकल्स थे ऊपर जो गए, तो बहुत कम पार्टिकल्स ऊपर है, मैक्सिमम तो नीचे है ना भी लिक्विड फॉर्म में, तो उनको फ्रीज करना काफी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीज करने में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये वेपर्स को पकड़ के लिक्विड फॉर्म में फिर लिक्विड टू सॉलिड जाएंगे। यहाँ पे वेपर्स हैं बहुत कम, वो बहुत जल्दी लिक्विड में बन जाएंगे और लिक्विड कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो यानी कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, वहाँ पे टाइम लगेगा। लेकिन सोल्यूशन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बिकॉज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बस एक स्टेप आगे हमने लेकर के जाना है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग इसकी इजी हो गई। दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे डिप्रेशन आता है, कमी आ जाती है, यानी कि वो और जल्दी फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू TF नॉट माइनस TF।
यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट इसका तो कम है क्योंकि ये जल्दी फ्रीज हो रहा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अगेन ज्यादा माइनस कम, तो हम करेंगे TF नॉट माइनस TF, यानी कि सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। अगेन एक्सपेरिमेंटली जो डेल्टा TF है दैट इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, बिल्कुल ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही है डेरिवेशन। तो डेल्टा TF इज ऑल्सो फाउंड प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन में टाइम, ये कांस्टेंट यहाँ पे KF आएगा, प्रीवियस वाले में KB आया था, यहाँ पे आ गया KF। अब जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में है तो साथ में आ गया इनटू 1000, और नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा TF हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब टर्म्स अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्मॉल m मोलैलिटी होता है, B होता है सोल्यूट, तो ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब बात करते हैं KF की, तो ये जो कांस्टेंट हमने यहाँ पर लिया है इसके भी 3 नाम होते हैं, दिस इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, KB में क्या था, यहाँ पे एलिवेशन था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट था, एक ये थर्ड वाला नाम अलग हो जाता है, वहाँ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट था, और KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट इसकी भी सेम रही। फाइनली बात करते हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले वी हैव टू नो अबाउट ऑस्मोसिस, तो बिना ऑस्मोसिस को जाने हम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं समझ पाएंगे। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस डेफिनेशन को समझना और लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहला, यहाँ पे जो फ्लो होता है, जो मूवमेंट होता है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का होता है। उसके बाद जो मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अगर हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। कहाँ से कहाँ होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, ये यहाँ से समझते हैं इसको डायग्राम से। तो ये दो अलग अलग लिक्विड्स हमारे पास हैं विच हैव बीन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब भी समझ लेते हैं। सेमी परमिएबल, एक होता है कंप्लीट परमिएबल, कंप्लीट से तो सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सेमी परमिएबल का मतलब ये पार्शियल अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें हैं जो मूव करके जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं जा सकता। देयरफॉर दिस इज सेमी परमिएबल। सिलेक्टेड होती है तो कुछ को जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं मेम्ब्रेन्स में, तो जिन पार्टिकल्स का साइज पोर से छोटा है वो तो क्रॉस करके चले जाएंगे, और जिनका साइज बड़ा है वो उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे। जैसे कि आप चाय को फिल्टर करते हैं तो वहाँ क्या होता है, लिक्विड आपका फ्लो हो जाता है और जो सॉलिड होता है वो उसी में रह जाता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही केस है, लिक्विड फ्लो करके चला जाएगा बट सॉलिड विल रिमेन बिहाइंड। तो हमने दो सॉल्यूशंस को कंसिडर किया, एक की कंसंट्रेशन कम है, दूसरे की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो मूवमेंट कहाँ से होगा, कंफ्यूज नहीं होना। एक हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन हमेशा हाई टू लो होता है, लेकिन ऑस्मोसिस उसका रिवर्स है, यहाँ पे लो टू हाई चलता है। तो जहाँ लो कंसंट्रेशन है वहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे कहाँ, जिधर कंसंट्रेशन हाई है। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, एक तरफ हमने सॉल्यूशन लिया, एक साइड में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है। दीज टू आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे पहले तो कंसंट्रेशन को चेक कर लेते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, लेकिन जब इसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाएंगे तभी तो बनेगा सोल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ सोल्यूट मिला दिया, इसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली हाई है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन होगी कम। ठीक, हमें पता है सॉल्वेंट मूव करेगा कहाँ से कहाँ, तो वो जाएगा फ्रॉम लो टू हाई। तो सॉल्वेंट साइड से जितना भी लिक्विड है वो निकल के सोल्यूशन के साइड में आएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो वी हैव 3 डायग्राम्स, यहाँ से काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, दो लिक्विड्स को लिया है विच हैव बीन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये नॉर्मल सी कंडीशन है, एक की कंसंट्रेशन लो है, दूसरे की कंसंट्रेशन हाई है, बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑस्मोसिस, क्योंकि दो लिक्विड्स को हमने सेपरेट कर रखा है यूजिंग SPM। अब क्या होता है, ऑस्मोसिस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, और कहाँ से कहाँ, फ्रॉम लो टू हाई। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का हो जाएगा मूवमेंट। अगले केस में हमने क्या किया, अगेन सेम कंडीशन है, एक लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, दूसरा हाई वाला है। दे हैव बीन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अब जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है वहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया।
कितना प्रेशर अप्लाई किया, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए नॉर्मली हमें पता है अंडर नॉर्मल कंडीशन सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। व्हाट इफ वी वांट टू स्टॉप दिस फ्लो, मान लीजिए ये फ्लो चल रहा है, हम इसको रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इधर हो रहा है मूवमेंट, तो हमें ऑपोजिट साइड से उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ये ऑस्मोसिस को रोक देता है। तो अगर ये नहीं होता तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट चल रहा होता, बट क्योंकि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन से ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो ये प्रेशर इस मूवमेंट को बैलेंस कर देगा और इसको रोक देगा, यानी कि यहाँ पे देयर विल बी नो फ्लो। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो फ्लो होना था लो टू हाई, जो ऑस्मोसिस होना था, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर ने बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन में भी सेम वही है, एक तरफ लो कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, एक तरफ हाई वाला है, दे हैव बीन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से हम हाई वाले की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, बट इस बार जो हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमने समझा कि मान लीजिए ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर आके इसको बैलेंस करता है और इसको स्टॉप कर देता है। लेकिन अगर ये मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से हम ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दें, तो इधर से क्योंकि ज्यादा प्रेशर है तो क्या होगा, मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा। देखिए पहले ये मूवमेंट था, इधर से बैलेंस कर दिया तो रुक गया, लेकिन इधर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा ना। तो इस बार जो मूवमेंट होगा दैट विल बी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, बिकॉज हमने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, तो ज्यादा जो है मूवमेंट को रिवर्स कर देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो नॉर्मल कंडीशंस वाला ऑस्मोसिस फ्रॉम लो टू हाई, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, सिर्फ उस मूवमेंट को रोक देगा, ऑस्मोसिस को बैलेंस कर देगा, और अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो वो इस मूवमेंट को रिवर्स करेगा, फ्रॉम हाई टू लो कर देगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो फाइनली लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड या फिर हाई कंसेंट्रेशन साइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, नॉर्मल मूवमेंट होता है फ्रॉम लो टू हाई, तो हम हाई की तरफ से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो कि इस मूवमेंट को रोक दे, तो हम कहाँ लगाएंगे प्रेशर, हाई कंसेंट्रेशन यानी कि सॉल्यूशन साइड की तरफ, जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को स्टॉप कर देगा उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है दिस इज इक्वल टू CRT। C होता है कंसेंट्रेशन विच रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी, तो पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, C हो गई कंसेंट्रेशन, M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी। ये जो कैपिटल R है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो आपने पढ़ रखी होंगी, नहीं तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे बाद में। एंड ये जो T है टेम्परेचर विच हैज टू बी यूज्ड इन केल्विन। उसके बाद इसको भी फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू R और T एज सच रहेगा, ये जो M है, M क्या होता है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बाकी RT अपॉन V सेम आ जाएगा। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, वो आप ही की चॉइस रहेगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल बी कैलकुलेटिंग और सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर।